गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम करने में। तो दोस्तों अब सिर्फ एग्जाम का 2 दिन बच गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। तो अब आप लोग अगर रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किए हो तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि एग्जाम का महज 2 दिन बचा हुआ है। आपका पता है कि जो फिजिक्स का एग्जाम है वो आप लोग का 1 फरवरी से स्टार्ट है और 1 फरवरी को ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोग को अगर आप लोग ने रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग से बस यही कहूँगा कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसीलिए के लिए ये जो वीडियो आ रही है, जो वीडियोज आप लोग को मिलेंगे अभी, ये जो फिजिक्स का 5-7 वीडियो में डाल दूंगा। 5-7 वीडियो अगर पढ़ करके जाते हो तो 70 to 80% मार्क्स आपके लिए सिक्योर हो जाएंगे। 80 नहीं तो 70% मार्क्स एकदम डेफिनेटली है जो कि आप लोगों के लिए सिक्योर हो जाएंगे। आप 2 मिनट वीडियो देख लेना, आप 2-4 क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद इसे आप इसे खुद डिसाइड करना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये वीडियो हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो ये शायद 5 नंबर हो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, जो मतलब कि हम जो टोटल वीडियो डालेंगे फिजिक्स का, टोटल वीडियो जो फिजिक्स का डालेंगे वो हम 7 वीडियो डाल सकते हैं, जिसमें से आप शायद ये पहला नंबर का वीडियो देख रहे हो, या फिर ये आपका ये दूसरा हो सकता है, या तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 या 7, कोई भी वीडियो ये हो सकता है, ठीक है। जिसमें कि सारे के सारे वीडियो में आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन हाँ, 1 तारीख तक आप लोगों को पूरा वीडियो देख जाना है, ताकि आप लोग का ऐसे जितना भी तैयारी अगर नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप लोग का ऐसे रिवीजन हो जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं 1 फरवरी के लिए है, टोटल नंबर ऑफ सेट कितना है, 5 से 7 है। यानी कि ये शायद आप लोग देख रहे हो तो ये शायद सेट नंबर 1 होगा या सेट नंबर 2 होगा। कोई भी वीडियो आप लोग ऐसे उठा करके देख लेना, आपको 1 तारीख तक ऐसे 5 से 7 वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि ऐसे आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, तो आप लोग का ऐसे बेनिफिट होगा। तो इसलिए जो भी बच्चे अगर ऐसे वो रिविज़न नहीं कर रहे हैं तो रिविज़न करना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से भी मत पढ़िए, सिर्फ रिविज़न कीजिए। जितना पढ़ा आप लोग ने बहुत हो गया, अब बस रिवीजन पर ऐसे ध्यान दीजिए। जो भी पढ़े उसको रिवीजन कर लीजिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी ऐसे, बायोलॉजी केमिस्ट्री और मैथ्स के भी जल्द से जल्द जिस दिन एग्जाम होगा उसके 1 दिन पहले ऐसे वीडियो डाल दिया जाएगा। 5 से 7 वीडियो ऐसे आ जाएगा, ताकि आप लोग का ऐसे डाउट क्लियर हो जाए, आप लोग ऐसे दिक्कत खत्म हो जाए, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग पूरे के पूरे। और मैं बता दे रहा हूँ सेम टू सेम, अगर मान लो ये 5-7 आप लोग जो वीडियो देखोगे फिजिक्स में, तो उसमें सारे के सारे मैं यही बोलूँगा बार बार, जो भी मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में वही आप लोगों को ऐसे रिपीटेड रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा का पूरा ऐसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन सारा का सारा डिफरेंट रहेगा, हर तरह से क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। किसी वीडियो में आप लोग को 40 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में आप लोग को ऐसे 50 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में 60 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में 100 क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आप लोग का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वो एक होगा। उन सारे वीडियो में से आप लोग का देख लेना, हर एक क्वेश्चन में से आप लोग अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप लोग अगर कहना। तो इसलिए से चलिए वीडियो को ऐसे आप लोग देखिए, आराम से देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे याद हो जाए। मिलते हैं वीडियो में। आप लोग से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 1 फरवरी के लिए हम लोग ऐसे तैयारी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक स्टेट कूलम कितना कूलम के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1/3 × 10⁻⁹ यानी कि एक स्टेट कूलम 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3 × 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का परावैद्युतांक होता है। आपको पूछ रहा है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, क्या होता है? तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी अल्फा। तो धातु का परावैद्युतांक होता है अल्फा। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं आता आप उसको नोट या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 1 फैराडे बराबर होता है। तो आपको पूछ रहा है 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी 96,500 कूलम। तो 1 फैराडे बराबर इतना कूलम होता है। ये आपका केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिमाण है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी पीडीएफ में कराया हूं ये क्वेश्चन आया है आपका। तो किरचॉफ का नियम जो है वो निम्नलिखित में किसका परिमाण है, ठीक है, किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। तो किरचॉफ का जो नियम है हम लोग इसको इंग्लिश में किरचॉफ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ का जो नियम है वो विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र पर परिणाम है, मैं परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो आपको पूछ रहा है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6,
12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। 12 ओम प्रतिरोध है उस तार का, एक तार है जिसका आपका यहाँ पर दिया हुआ प्रतिरोध कितना 12 ओम, अब उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। व्यास के किनारों के बीच का प्रतिरोध होगा, जब उसको मोड़ दिया वृत्त बना दिया तब आपको पूछ रहा है कि व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। तो जो ये व्यास है, ठीक है, जो ये व्यास है उसके किनारों के बीच का प्रतिरोध होगा, यानी कि यहाँ पर ये व्यास हो गया तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिरोध होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है 3 ओम। कितना हो जाएगा 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल। यहाँ पर आपको पूछ रहा है जब हम लोग चुंबकीय आघूर्ण बनाते हैं, दोलन करते हैं, तो चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या नहीं बदलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी घटता है। तो चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन करते वक्त चुंबक का जो आवर्तकाल है वो घटता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। आपको सिंपली पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी π/2। कितना का कलांतर होता है, तो उसके बीच कलांतर होता है π/2। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कभी कभी π/2 को 90 डिग्री भी लिखा जाता है, ठीक है, तो कभी कभी आपको ऑप्शन में 90 डिग्री दे देगा तो आपको उसमें भी सही आंसर लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणक का मान होता है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल, ये क्या है, विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर है तो शक्ति का गुणक का मान होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कोस फाई। क्या हो जाएगा, कोस फाई। तो जितना कोण का कलांतर होगा, यानी कि अगर यहाँ पर थीटा होता तो दोस्तों यहाँ पर भी थीटा होता, यहाँ पर जो होता वहाँ पर भी होता, लेकिन होगा क्या, कोस। तो प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई यहाँ पर अगर है तो फाई होगा, यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर फाई है तो कोण का कलांतर शक्ति का गुणक का मान होगा कोस फाई, ठीक है। तो शक्ति के गुणक का मान होगा कोस फाई, किसके बीच, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। तो किसके बीच, अनुनाद की अवस्था में और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होगा। तो कितने डिग्री का कलांतर होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 0। तो जब भी आपका प्रत्यावर्ती धारा आ जाए तो परिपथ में अनुनाद की अवस्था में और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर जो है 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का क्या मात्रक है, आप लोग जल्द से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ओम। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का भी होता है वही ओम, और वहीं पे प्रतिघात का भी आपका ओम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। आपको कह रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा का तप्त तार एमीटर क्या मापता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूल औसत वर्गमान। क्या मापता है, मूल औसत वर्गमान मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, कौन, तप्त तार एमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आभासी धारा होती है। आभासी धारा होती है, तो दोस्तों 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शिखर धारा अपॉन √2। तो आपको फॉर्मूला पूछ रहा है आभासी धारा का, क्या है फॉर्मूला, शिखर धारा अपॉन √2, शिखर धारा बटे √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्यम वर्ग का मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। आपको कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्यम वर्ग मान और इसके शिखर का मान का अनुपात होता है। तो दोस्तों 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/√2। 1/√2 यानी कि 1/√2 इसका मान होगा, किसका, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्यम वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात। तो इन दोनों के बीच का रेशियो यानी कि अनुपात जो है 1/√2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, गामा किरणों की तरह होता है। गामा किरणों की तरह क्या होता है, अल्फा किरणें होता है गामा किरणों की तरह, या फिर बीटा किरणें, या फिर कैथोड किरणें, या फिर एक्स किरणें। तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्स किरणें। एक्स किरणें जो है वो गामा किरणों की तरह होता है, या फिर गामा किरणों जो है वो एक्स किरणें की तरह होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। आपको कह रहा है जब हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। तो दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है कांच से पानी में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिकतम कब होगा, जब किरण कांच से पानी में जाती है। तो जब यहाँ पर किरण है, जब यहाँ पर ये की नहीं होगा, जब किरण जाती है कांच से पानी में तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है।
किरण के मुड़ने को कहा जाता है। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन 12 में भी कभी कभी पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब हम लोग जाएंगे और प्रकाश की किरण अगर मुड़ जाएगी तो किरण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक लेंस की फोकस दूरी जो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी। तो आपका एक लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है और आपको क्षमता पूछ रहा है। तो दोस्तों जब आप फॉर्मूला बैठाइएगा तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 डायोप्टर। देखिए सबसे पहले आपको इस बार ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा 70 ऑप्शन है, इसलिए आपको पहले न्यूमेरिकल नहीं पहले थ्योरी बनाना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब आपका 35 क्वेश्चन नहीं पूरेगा थ्योरी से तभी आपको न्यूमेरिकल बनाना है, क्योंकि 70 में मात्र 10 से 15 क्वेश्चन ही आपका न्यूमेरिकल रहेगा, बाकी सब थ्योरी पे रहेगा। तो पहले आपको थ्योरी बनाना ताकि जल्दी से हो जाए और टाइम कम लगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो यहाँ पर आपका है F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस है जिसको एक दूसरे को आमने सामने रखा गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है संयुक्त लेंस, जब हम इसको जोड़ दिए तो उसकी फाइनल फोकस दूरी क्या होगी? उन दोनों लेंस को मिला के जब एक लेंस बनाया गया तो उसकी फाइनल फोकस दूरी जो है वो क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। क्या आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, F1 मल्टीप्लाई F2 है, यानी कि F1 गुना F2 अपॉन बटा F1 प्लस F2, F1 F2 बटा F1 प्लस F2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ कितना 1.5 हो तो इसके फोकस दूरी होगी। आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ कितना है? 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, किससे? म्यू से। तो पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5। अब इसकी फोकस दूरी आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों जब आप इसका फॉर्मूला बताइएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर। लेकिन फिर से आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है और वीडियो भी काफी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल भी नहीं बता रहा हूं अभी। जिसको अगर नहीं आता है तो उसको न्यूमेरिकल बनाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। जिसको आता है उसको भी पहले थ्योरी बनाना है, उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। तो जिसको, यानी कि कोई व्यक्ति जिसको कौन सा दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन 12 में भी आपका पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तल लेंस की। जब आपको दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस, और वहीं पे दोस्तों जब आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करना है, उसका निवारण के लिए, यानी कि उस बीमारी को भगाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता होगी। तो कोई टेलीस्कोप है, यानी कि दूरबीन है जिसके अभिदृश्यक, ठीक है, और नेत्रिका की फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब आपको पूछ रहा है इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता होगी। आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों जब आप फॉर्मूला बैठाएंगे इसका तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं, द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा, क्या मापा जाता है? तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। क्या मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण है। अल्फा कण आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का परमाणु है, या हीलियम का नाभिक है, या फिर हाइड्रोजन का नाभिक है? तो दोस्तों 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम का नाभिक। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपका इसी तरह का क्वेश्चन जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको कराते रहूंगा सभी सब्जेक्ट का। और इस फिजिक्स का ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको भी जाके देख लीजिए। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो 60 से 70% आपकी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपकी तैयारी है तो आपकी रिवाइज भी हो जाएगी, आप लोग जरूर तैयारी कर लीजिए। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम होगा आंसर की आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी। आपको यहाँ पर कह रहा है कि बीटा किरणें होती है तीव्रगामी। क्या प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, या फिर रिनायन होती है? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। तो बीटा किरणें होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? आपको कह रहा है कि निम्न में से किसके लिए भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो दोस्तों 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गामा किरणें। किसके लिए है सबसे अधिक भेदन क्षमता? भेदन क्षमता सबसे अधिक किसके लिए है? गामा किरणें के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नांकित में मूल कण नहीं है। आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन मूल कण नहीं है, कौन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, अल्फा कण नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन नहीं है। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी अल्फा कण, बाकी सभी है। यानी कि आपका मूल कण कौन कौन है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन अल्फा कण नहीं है। ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक ही जाति का है और अल्फा कण बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब यही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप दिमाग लगा सकते हैं अगर आपका आंसर नहीं आए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें यानी कि कंट्रोल रोड्स बनी होती है। आपको पूछ रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होती है यानी कि कंट्रोल रोड होती है वो किसकी बनी होती है, कैडमियम की, यूरेनियम की, किसकी बनी होती है। तो दोस्तों 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैडमियम की। किसकी बनी होती है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें, कैडमियम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन दोस्तों ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग बिहार बोर्ड में पूछता ही है। जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, विभव पराचीर जो है क्या होता है, घटती है, बढ़ती है। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन है विभव पराचीर की ऊंचाई घटती है। तो जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है, अग्र अभिनति में होता है तब विभव पराचीर की ऊंचाई घटती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। आपको कह रहा है जब नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। ठीक है, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2। कितना होता है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो सिलिकॉन हम लोग जानते हैं सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। जब हम लोग इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो इसकी चालकता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन है बढ़ जाएगी। तो इसकी चालकता जो है बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, जब हम लोग आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। आपको कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, एन प्रकार नहीं है, पी प्रकार है और अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो कौन सा आवेश वाहक होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी विवर यानी कि होल्स। तो यहाँ पर पी प्रकार के जो अर्धचालक होता है उस पर होल्स जो है आपका चार्ज प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, होल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। माइक्रोफोन द्वारा होता है, माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। तो माइक्रोफोन द्वारा होता है ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन होता है। तो माइक्रोफोन द्वारा धारा में परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे, मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर है एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। तो मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो आपको पूछ रहा है जब कोई चार्ज एक जगह रुकी हुई रहती है तो उस समय वो क्या उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र। जब वो रुकी हुई रहती है तो उस समय सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है और जब वो चलती है तो वो विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करती है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर, केवल विद्युत क्षेत्र। लेकिन जब चलेगी तो दोनों, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी, लेकिन रुक के रहने पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी। तो आपको कह रहा है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है 37 का ऑप्शन है बढ़ेगी। तो इसकी धारिता बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। किरचॉफ का 5 नियम यानी कि द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को हम लोग 5 नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का 5 नियम, द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके संरक्षण पर, किस सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का 5 नियम यानी कि द्वितीय नियम किरचॉफ का कौन सा सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों 38 का आपका राइट आंसर है ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। तो किरचॉफ का जो 5 नियम यानी कि द्वितीय नियम है वो ऊर्जा पर आधारित है। तो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आपको कह रहा है कि आइडियल एमीटर यानी कि आदर्श एमीटर जो है उसका प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है या फिर अनंत होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है शून्य। तो आदर्श एमीटर जो होता है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है आदर्श यानी कि शरीफ होगा, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। यहाँ पर सॉरी उन्नति होगा शायद, ठीक है उन्नति है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर उन्नति कोण होता है। तो दोस्तों 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में कराया था। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी उन्नति कोण होता है 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। जल को कीटाणु रहित कराने के लिए उपयुक्त है। तो जल को जब हम लोग कीटाणु रहित करेंगे तो कौन सा चीज का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण। तो कैसे कर सकते हैं, तो जल को कीटाणु रहित
कीटाणु मुक्त, ठीक है। जब हम लोग कीटाणु मुक्त कराएंगे, रहित मतलब मुक्त यानी कि अलग होना, और सहित मतलब साथ होना। तो जब हम लोग जल को कीटाणु रहित कराएंगे तो उस समय हम लोग पराबैंगनी विकिरण के द्वारा ही करा सकते हैं। उपयुक्त विधि यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो बेलनाकार जो लेंस है उसका व्यवहार, ठीक है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि उस दोष का नाम क्या है? मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बताया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एस्टिग्मेटिज्म। क्या राइट आंसर है? एस्टिग्मेटिज्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स का भी 4 वीडियो करके बनाया हुआ, दोस्तों आप उसको जाकर जरूर देखिए। अगर आपका तैयारी कंप्लीट है तो दोस्तों आप रिवाइज कीजिए, अगर नहीं है तो आपका 60 से 70% वहीं से पूछेगा, आप जरूर सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले आपको आंसर की मिलेगा। और दोस्तों आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपको यहीं से तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और फोड़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते